निकाय चुनाव के नतीजों से ही ये साफ हो गया था कि 15 निकायों में ज्यादातर मेयर या अध्यक्ष कांग्रेस के ही चुने जाएंगे और ऐसा ही कुछ अब देखने को मिल रहा है। चारों नगर निगम में कांग्रेस के मेयर बने हैं, वहीं 6 नगर पंचायत समेत 3 नगर पालिका में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। महज बैकुंठपुर नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष बन सका। हालांकि अभी जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है। इस तरीके से कुल 15 निकायों में से 13 में कांग्रेस ने बाजी मार ली है। अब इस जीत का श्रेय कांग्रेस सरकार के कामकाज को दे रही है। नए साल में जिस तरीके से प्रदेश के सारे अर्बन बॉडीज के चुनाव हुए, जनमानस ने तो एक तरफा आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रमों को और कांग्रेस के प्रति आस्था व्यक्त किया। इवन वोट के लिहाज से हम बैकुंठपुर भी जीते, जहां हम अध्यक्ष बनाने में भले असफल रहे किन्हीं कारणों से, लेकिन जनमानस की अगर बात कहें तो हम बैकुंठपुर भी जीते। इसका मतलब है छत्तीसगढ़ के जो अभी चुनाव हुए 100% परिणाम कांग्रेस के पक्ष में रहा। इधर निकाय चुनाव में बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। 15 में से सिर्फ 2 निकायों में बीजेपी कड़ी टक्कर देने की स्थिति में थी, वहां भी नतीजे उसके पक्ष में नहीं आए। भितरघात से बैकुंठपुर में जरूर पार्टी को फायदा हुआ, लेकिन अब इस ओवरऑल रिजल्ट पर बीजेपी ये कहकर पल्ला झाड़ रही है कि कांग्रेस ने डायरेक्ट चुनाव न कराकर सत्ता के दम पर जीत हासिल की। ये परिणाम जनता के द्वारा दिया गया परिणाम नहीं है। ये परिणाम सत्ता बल और धन बल के द्वारा और पूरे चुनाव की प्रक्रिया को अपवित्र कर चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह ध्वस्त कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाकर और कांग्रेस ने अपनी नगर निगम या नगर पालिकाएं या नगर पंचायत बनाई है। अगर चुनाव की पवित्र व्यवस्था को अपवित्र कर चुनाव जीतना है तो ऐसे चुनाव जीतना इन्हीं को मुबारक है। भले ही बीजेपी कांग्रेस पर कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन पार्षदों की संख्या के आधार पर कांग्रेस को पहले ही बढ़त थी। लेकिन कांग्रेस उन जगहों पर भी कब्जा करने में कामयाब रही जहां मुकाबला कड़ा था। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में कांग्रेस का क्लीन स्वीप, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, छत्तीसगढ़ में हुए 15 निकाय चुनाव में अध्यक्ष और मेयर की जंग में भी कांग्रेस क्लीन स्वीप करती दिख रही है। 15 में से 13 जगहों पर कांग्रेस का अध्यक्ष या मेयर चुन लिया गया है। वहीं महज एक स्थान पर बीजेपी अब तक सफल रही है, तो एक नगर पालिका में चुनाव होना भी बाकी है। हालांकि बीजेपी इस जीत के पीछे की वजह कुछ और बता रही है, जो अभी हमने आपको रिपोर्ट में बयान भी सुनवाया। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ कांग्रेस के भीतर इस जीत के बाद चल रहा है और क्या कुछ मंथन बीजेपी में इस हार के बाद चल रहा है। वहीं साथ ही राज्य के वरिष्ठ पत्रकार इस हार जीत पर क्या सोचते हैं, उनकी राय भी लेंगे। मिलिए उन तमाम मेहमानों से जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है भंसाली साहब। मुकेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी स्वागत है। रवि भोई साहब मेरे साथ जुड़े हैं, जाना माना चेहरा हैं ये छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है रवि साहब आपका भी। रवि भोई साहब के पास पहले रुख करूंगा। इस हार जीत का जो समीकरण आया है, हालांकि अभी एक सीट पर फैसला आना बाकी है, क्या कुछ रवि भोई इस पूरी हार जीत को देखते हैं कांग्रेस के लिहाज से भी और बीजेपी के लिहाज से भी? देखिए सोहेल जी, जो नगरीय निकाय चुनाव हुए 15 में, तो उसमें साफ लग रहा था जिस तरह रिजल्ट आए और जिस तरह से माहौल लग रहा था, तो कांग्रेस को बढ़त मिलेगी और वही जो उम्मीद थी उसी तरह रिजल्ट आया। निश्चित तौर से इस जीत से सरकार ये कह सकती है उसके कामकाज पर जनता ने मुहर लगाया है और आने वाले चुनाव जो 2023 में होने हैं उसको ये संकेत है जिसमें जनता उस पर ही लगाएगी। निश्चित तौर से यहाँ पर 3 साल कांग्रेस की सरकार रही है और उसके जिसकी सरकार होती है उसके कामकाज पर वो देखती है जनता, और नगरीय निकाय चुनाव में खासतौर पर जो लोकल बॉडीज होते हैं वो सरकार के काम को देखते हुए वोट देते हैं, जिससे कि उनके इलाके में डेवलपमेंट के काम हो सके। और सरकार जिसकी होती है तो फायदा थोड़ा बहुत होता ही है। निश्चित तौर से ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और एक आने वाले चुनाव के लिए माइलस्टोन हो सकता है।
चलिए, बीजेपी को आप किस तरह देखते हैं? मैं आपके बाद दोबारा जब आऊँगा तो बीजेपी को इस हार पर किस तरह समीक्षा करनी चाहिए। फिलहाल मैं रुख करूंगा बीजेपी की तरफ, क्योंकि हम देखते हैं जब किसी कंपटीशन में हम पहले, दूसरे और तीसरे जीतने वाले को सम्मानित करते हैं तो शुरुआत तीसरे से होती है। मुकेश शर्मा साहब, हम अभी आपके एक बड़े नेता का बयान सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम प्रोटोकॉल हैं, उसको धता बताकर कांग्रेस ने इस जीत को अपनी झोली में डाला है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जीत इसी को कहते हैं तो फिर ये जीत कांग्रेस को मुबारक हो। क्या बीजेपी इस हार पर मंथन के बजाय कांग्रेस पर अव्यवस्थाओं का या फिर जोड़ तोड़ की राजनीति से चुनाव जीतने का आरोप लगाएगी? देखिए सोहेल जी, निकाय के चुनाव अभी हुए हैं जी। ये चुनाव यदि निष्पक्ष रूप से होता तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि इनके जीत का कोई कारण ही नहीं बनता था। इन्होंने शहरी क्षेत्रों में सारे विकास काम ठप किए हुए हैं। और रही बात ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नगरीय निकाय में अपना अध्यक्ष बिठा लें और फिर अपनी पीठ थपथपाएं कि हमारी जीत हो गई है, तो ये जीत इनकी मुबारक हो, लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं। और इनको पहले से शंका थी। इसके पहले भी जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो हमने प्रश्न उठाया था कि भाई यदि आपको विश्वास है तो जो प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, अध्यक्ष के प्रत्यक्ष चुनाव होते थे, आप उसमें फेरबदल क्यों किए थे? यदि आपको विश्वास था, जनता के ऊपर में विश्वास था, तो आपको फेरबदल करना नहीं चाहिए था। उसी समय हम समझ गए थे कि ये इनके प्रकार ये कब्जा करना चाहते हैं ये नगरीय निकायों में, और वही किया इन्होंने। तो ये इनकी जीत नहीं है और जीत का कोई कारण भी नहीं बनता है। आप बताइए कौन सा ऐसा काम इन्होंने शहरी क्षेत्रों में या शहर के विकास कार्य के लिए किया है? एक भी काम बता दे। ये जो पुराने काम भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए थे वो तक तो ढप पड़े हुए हैं, उनको भी आगे नहीं बढ़ा पाए हैं। वो चाहे रायपुर देख लीजिए, शहरी क्षेत्र में कहीं भी देख लीजिए, तो जीत का कोई कारण ही नहीं बनता था। कहीं ना कहीं ये लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव हुआ नहीं है, निष्पक्ष चुनाव हुआ नहीं है, और ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके। और आप बताइए कहां पे इनको स्पष्ट रूप से बहुमत मिल गया? जहां जहां ये मार्जिन में थे तो ये अपना सरकारी तंत्र का उपयोग करके और ये लोगों को प्रलोभन देके और इस प्रकार से यदि अध्यक्ष बिठाए हैं तो इनकी कोई जीत है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की बात रही तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोगों के बीच में जाती है अपने संगठन के कार्यों के माध्यम से, और आगे भी जाते रहे हैं, तो इनकी जीत है नहीं। ठीक, कांग्रेस ने जोड़ तोड़ कर तमाम पद जो हैं वो हथिया लिए हैं। मैं जब दोबारा आपके पास लौटूंगा मुकेश शर्मा साहब, तब मैं आपसे पूछूंगा कि बैकुंठपुर में जो क्रॉस वोटिंग हुई और कांग्रेस के वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े, उस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? फिलहाल नितिन बंसाली साहब, आपने देखा स्पष्ट बहुमत नगरीय निकाय चुनाव में, ज़्यादातर सीटों पर आपका कब्जा, लेकिन विपक्ष इसे अपनी हार नहीं मान रहा है। वो ये नहीं कहने को तैयार हैं कि हम अपनी हार पर मंथन करेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस की जीत जीत नहीं है, ये सत्ता का दुरुपयोग है, ये व्यवस्थाओं में फेरबदल अपने लिहाज से करके कांग्रेस ने जीत अपनी ओर खींची है। भारतीय जनता पार्टी के इस बात को, इस बयान को मैं जनादेश का अपमान मानूंगा, जनता का दिए हुए मत का अपमान मानूंगा कि जनता ने जहां वोट दिया, जहां हमारे पार्षद चुने गए और फिर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पार्षदों ने वोट किया मेयर के लिए और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए, इसमें कहां पर ऐसी बात आ रही है कि इस पर उसका वो हुआ? बिल्कुल सरासर झूठ है। ये पटकथा जी। चुनाव हारने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने लिख ली थी कि चुनाव हारने के बाद हमें क्या बोलना है। मुझे तो मैंने आप ही के चैनल में इस बात को बोला था कि हम 15 के 15 नगरीय निकाय जीतेंगे। हम जीते हैं, 14 जीते हैं, एक में भी थोड़ी बहुत चूक हुई है, लेकिन यदि आप वहां पे वोट परसेंटेज और सीटों का वो देखेंगे गणित, तो वहां पर भी हमारी जीत ही हुई है। 3 वर्षों का भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार के कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है। अब भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैं तो बता दूं, इनके बड़े नेता जो कि पर्यवेक्षक बनकर जो वहां पर उन निकायों में डटकर
मतदाताओं के घर के बाहर कुर्सियां लगाकर बैठे थे, वे अपने विधानसभा क्षेत्र में भी अपने वार्ड से पार्षदों को नहीं जिता पाए। मेरे साथी प्रवक्ता जवाब दे, अजय चंद्राकर जहां रहते हैं कुरुद में, उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके वार्ड से पार्षद चुनाव क्यों आ रहा? सरोज पांडे इतनी बड़ी राष्ट्रीय नेता कहते हैं, लोग कहते हैं, वो अपने वार्ड से क्यों अपने प्रत्याशी को, वहां से पार्षद के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए? डॉक्टर रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वो अपनी विधानसभा से, अपने क्षेत्र से वार्ड, अपने क्षेत्र के वार्ड से पार्षद प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। जनता ने डी पुरेंदेश्वरी, नितिन नवीन, बृजमोहन अग्रवाल, डॉक्टर रमन सिंह, अजय चंद्राकर, इन सारे हुए पिटे हुए मोहरों को रिजेक्ट कर दिया है। जनता ने 15 साल का इनका कुशासन देख लिया है। छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और ये क्या कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया होता तो केंद्र में बैठी इन्हीं की सरकार के कई मंत्रालय, विभाग और राष्ट्रपति हमें वहां बुलाकर पुरस्कार नहीं देते, यहां के मॉडल को लागू करने की बात नहीं करते। गुजरात मॉडल की बात होती थी देश में, अब देखिए आप, देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है। मुंह की शिकस्त खाई है, ये कोई चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव में 15 साल सरकार चलाने के बाद 15 सीटें इन्हें जब मिली थी, जब भी इन्होंने कोई चिंतन नहीं की, कोई बैठक नहीं की, और क्या कहा कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया जी। तो इस बार भी कुछ इसी तरह की पटकथा लिखी जाएगी। ऑल ओवर देखा जाए तो भाजपा की स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हुई। पिटे हुए मोहरे, जो जैसे कि मैंने कहा कि पिटे हुए मोहरों पर छत्तीसगढ़ में मतलब कोई लीडरशिप नहीं है, किसे नेता माना जाए, कार्यकर्ता असहाय है और पूरी पार्टी जो है हाशिए पर चली। ठीक, कई सवाल आपने उठाए नितिन साहब, और वही सवाल लेकर मैं मुकेश शर्मा साहब की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। मुकेश जी, कुछ सवाल उन्होंने उठाया आपकी तरफ। आपने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोई काम सरकार नहीं कर रही, तमाम काम ठप पड़े हैं। इसका जवाब ये था कि केंद्र सरकार अपने कई सर्वे में छत्तीसगढ़ को बेहतर राज्यों की श्रेणी में कभी प्रथम स्थान पर, कभी द्वितीय स्थान पर, कभी टॉप 10 में शामिल कर रही है। और ये सर्वे तो चूंकि केंद्र सरकार करा रही है, इसलिए इस पर आपको ट्रस्ट करना होगा। इसके अलावा ये कि अलोकतांत्रिक जिस चुनाव को आप कह रहे हैं, उसका आधार क्या, और अगर चुनाव अलोकतांत्रिक हैं तो क्या बीजेपी इसे कहीं चैलेंज करेगी? सोहेल जी, जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि जनादेश का अपमान। अरे जनादेश का अपमान तो तब होता है सोहेल जी, जब आप कहते हैं कि हम शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी नहीं करते हैं। जनादेश का अपमान तब होता है जब कहते हैं कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, शराबबंदी पे बात करेंगे, भत्ता देते हैं। जनादेश का अपमान तब होता है। अरे आज रोजगार का जब प्रतिशत देखिए भाई, केंद्र 7% से ऊपर है और छत्तीसगढ़ 2% पर है बेरोजगारी और रोजगार। मुकेश जी, तल्ले वाले शिक्षित बेरोजगारों का, हमारे भाइयों का अपमान मत करिए। नहीं, एक मिनट, ये घूम फिर कर जो है डिबेट विषय चेंज करेंगे तो मेरे पास बोलने के लिए 2 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ मैं। शर्मा जी 2 घंटे नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। नितिन जी, मुकेश जी, यदि हो तो मेरा उत्तर तो सुन लो। मुकेश जी, जनादेश का अपमान तो कहते हैं। मुकेश जी, मुकेश जी, जो मुद्दे, अरे आप ही बोल रहे हो भाई, आप ही बोल रहे हो कि तंत्र का उपयोग हुआ, अरे हार गए हो भाई, अरे मुकेश जी स्वीकार करो ना, हार गए हो। नितिन साहब आप रुकिए, मैं उनको रोक रहा हूँ। मुकेश जी, विधानसभा हारे तब भी ऐसे ही करते, हार गए हो तो मुकेश जी सुनिए, का जनादेश स्वीकार है। मुकेश जी, जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, चाहे वो उसमें शराबबंदी की बात हो, बेरोजगारी मुद्दे की बात हो, कोरोना की बात हो, ये तमाम मुद्दे तो जनता के सामने भी थे, ये तमाम मुद्दे उनके सामने भी हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भी इस बात को जानती है, समझती है कि शराबबंदी हुई या नहीं हुई, बेरोजगारी दर बढ़ी या घटी, सरकार ने कोरोना के दौरान अच्छा काम किया या बुरा काम किया। मीडिया के ज़रिए खबरें हर एक तक पहुंचती हैं, पहुंच रही हैं, पहुंचती रहेंगी। लेकिन इन सब मुद्दों के बीच अगर वोट कांग्रेस को मिल रहा है, उस पर मैं आपका जवाब चाह रहा था। आप कहते हैं कि पूरा चुनाव अलोकतांत्रिक तरीके से हुआ जी, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती। आप देखिए ना कितने जगह इन्होंने प्रलोभन देके निर्दलीय पार्षदों को अपने पास लाके और ये नगरीय निकाय के अंदर में अपने अध्यक्ष बिठाए हैं। साबित क्या करो ये भाई, निष्पक्षता? देखिए यही अपमान है, साबित करो किसको प्रलोभन दिया। बंसाली साहब आ रहा हूँ, निकाले हुए के निर्दलीय बंसाली साहब है, क्योंकि उनकी आपके ऊपर आस्था नहीं रही। बंसाली साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, क्योंकि आपकी पार्टी के ऊपर आपके लोगों की आस्था नहीं रही। नितिन साहब मैं आ रहा हूँ, मैं आपको पूरा मौका दूंगा।
मालूम है किसको आस्था बोलते हैं? यदि जनादेश का अपमान आप करते हैं, यदि जनता के साथ छल करते हैं, तो फिर कैसी जीत की बात करते हैं? कहीं ना कहीं आप सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके यदि चुनाव ये जीत छल लिए और हैं कपट तो ये आप कोई लोगों ने जीत किया नहीं 15 होती है। साल, इसलिए विपक्ष में बैठे हो। भंसाली जी, अभी भी चिंतन कर लो भंसाली भाई। जी, अरे भाई आप देख लो, जी। अपनी पार्टी का बात समझ लो, क्या चल रहा है कांग्रेस में सबको मालूम है। कहाँ है कांग्रेस देश में सबको मालूम है। आपको भाजपा का बहुत चिंता बढ़िया करने की चल रहा आवश्यकता है। नहीं है। और कितना अच्छा चलेगा? 15 में 15 जीते हैं, हम तो एक- 15वीं हार भी नहीं मान रहे, सब सीटें जीते हैं। अभी भी बोलते हो आप में क्या चल रहा है? अरे खुद के घर को देखो भाई, चल क्या रहा है ये? 15 साल सरकार चलाई है, 15 साल शासन में रहे, कहां पर हो? किस मुगालते में हो? करने की आवश्यकता नहीं है, इतना अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। एक तो प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में चुनाव आप यदि अहंकार नहीं है, दंड भेद ये करके जीत आशीर्वाद लिए, है, ये तो जनता ये का कोई- साथ है ठीक, ठीक। और इस प्रदेश चलिए। का विकास है। चलिए, अब अब बहस जो है बहुत गर्मा गर्म हो रही है। आप दोनों मेहमान, नितिन साहब, मुकेश साहब, पानी स्टूडियो में होगा, आप पीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। रवि भोई साहब बड़े दिलचस्पी के साथ इस पूरी डिबेट को सुन रहे हैं। रवि साहब, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है राजनीति का और इसे हम सत्ता के साथ बड़े पुराने समय से देख रहे हैं कि चुनाव जो हैं वो सत्ता से कुछ नज़दीक होकर चलते हैं। इसमें शायद आपको भी कोई दो राय नहीं होगी, लेकिन विपक्ष के पास ये सबसे साफ एक बहाना कह लीजिए इसे, या एक स्टेटमेंट कह लीजिए हार के बाद। और ये सिर्फ मैं बीजेपी के लिए नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले हमने कांग्रेस का इतिहास भी देखा है। वो छत्तीसगढ़ नहीं, वो देश में या किसी दूसरे राज्य की भी आप बात कर लीजिए। जब आप विपक्ष में बैठ के कोई चुनाव हारते हैं तो आप उस हार की एक वजह तो ये ज़रूर बताते हैं कि चुनाव जो हैं वो सत्ता के साथ चले गए, यानी सत्ता ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके या किसी और तरीके से करके चुनाव अपने पक्ष में कर लिए। ये बहुत आम सा ट्रेंड है आरोपों का। लेकिन इसके इतर रवि भोई छत्तीसगढ़ में सियासत को आप किस तरह देखते हैं? आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो किस तरह काम कर रही है? और क्या जो बीजेपी के आरोप हैं वो इस चुनाव परिणाम से कहीं मैच खाते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में फिलहाल तो सरकार अच्छा काम कर रही है और ये चुनाव परिणाम उसी का नतीजा है? देखिए सोहेल जी, आपने कहा कि सत्ता के साथ तो जनता जाती है, और खासतौर से जब नगरीय चुनाव होते हैं या उपचुनाव होते हैं तो सत्तारूढ़ दल को इसका फायदा मिलता है। एक स्वाभाविक ट्रेंड है। लेकिन पिछले 3 साल में जो भूपेश बघेल ने काम किया है, चाहे कर्ज माफी हो, किसानों के लिए काम हो, या बिजली बिल हाफ करने का हो, और दूसरे भी मुद्दे हैं, उसका तोड़ बीजेपी नहीं निकाल पाई। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं नाराज दिखे इस नगरीय निकाय चुनाव में भी। भिलाई में जो घटना हुई, तोड़फोड़ की घटना हुई या टिकट वापस करने की घटना हुई, उस पर भारतीय जनता पार्टी को चिंतन करना होगा और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से मोटिवेट करना होगा और कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए प्रयास करना होगा। क्योंकि आप देखते हैं जब जो सत्ता से बाहर हो जाता है उस दल में फिर इस तरह के असंतोष बाहर निकल के आते हैं, और जब तक कोई पार्टी सत्ता में होती है तब तक ये बातें सामने नहीं आती है। विपक्ष ने काम किया, चुनाव लड़ा जी। और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे हैं, बूथ स्तर पर है, उसने किया, मेहनत किया, और ऐसा नहीं कि नहीं किया, लड़ाई लड़ी, लेकिन निश्चित तौर से जनता सरकार के काम के साथ गई और भारतीय जनता पार्टी को कैसे सरकार के जो मुद्दे हैं या सरकार से दूर कैसे करें, इस पर काम ज्यादा करने की जरूरत है। ठीक है, बीजेपी को सोचना होगा और आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा ऊपर उठकर आत्ममंथन करने की जरूरत भी होगी। नितिन बंसाली साहब, समय कम है, आखिरी सवाल आपसे मेरा रहेगा। कदम दर कदम हम धीरे धीरे 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं और मेरे ख्याल से ये छत्तीसगढ़ में आखिरी चुनाव होंगे जो हम उस 2023 के फाइनल से पहले हैं, इसलिए हम इसे सेमीफाइनल कह सकते हैं। कांग्रेस का मोराल ज़रूर बूस्ट होगा इस जीत के बाद, लेकिन आगे क्या कुछ तैयारी होगी, क्योंकि मंजिल आपकी 2023 ही है? देखिए, आगे की जो हमारी मंजिल है बिल्कुल रहा आसान है। हम काम के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर ईमानदारी से तैनात है। मैं तो उन सारे कार्यकर्ताओं को
आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने जी जान लगाकर अपने अपने बूथों में काम किया और 15 निकायों में कांग्रेस को जीत दिलवाई। हमारा लक्ष्य जो है निश्चित तौर पर 2023 है, हम 2023 के चुनाव भी जीत रहे हैं, पर उससे बड़ा लक्ष्य जो यदि हमारा है तो 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है उसमें देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना, भाजपा को सत्ता से बेदखल करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है जिसकी ओर हम काम कर रहे हैं। हमारा मिशन होगा कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा के भी चुनाव हो उसमें पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। विधानसभा में तो निश्चित तौर पर मैं बता दूं कि विपक्ष में बैठने के लायक भी नेता इनके पास बचेंगे या नहीं बचेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यह तय है कि भाजपा पूर्ण रूप से हाशिए पर चली गई है और इनका कोई कहना तो कोई माई बाप नहीं है, कोई लीडर नहीं है भाजपा के पास अभी जिस चेहरे पर ये यहाँ पर कुछ कर सके। चलिए 23 से आगे जाकर अगर आप 2024 की लड़ाई की तरफ देखते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ में फिलहाल कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको पूरे देश में कांग्रेस को ऐसा ही मजबूत करना होगा जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में। मुकेश शर्मा साहब, आखिरी सवाल, आखिरी मिनट मेरे पास बचा इस प्रोग्राम के लिए। क्या कुछ तैयारियां 2023 के लिए आपकी होंगी, क्योंकि यकीनन इस वक्त जो सत्ता है छत्तीसगढ़ में वो भारी बहुमत के साथ है और इसमें कोई दो राय नहीं कि एक बार सत्ता में जो पक्ष भारी बहुमत के साथ आता है उसका पलड़ा कहीं ना कहीं भारी जरूर होता है। ऐसे में बीजेपी को और दमखम लगाना होगा। सोहेल जी, कांग्रेस के भाई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़ दें जी। विधानसभा चुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव हुए थे, बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था कांग्रेस को। और बात रही कांग्रेस की, यदि ये घोषणा पत्र बनाते हैं उसके जो प्रमुख बिंदु है उसमें भी अमल नहीं कर पाते हैं। एक, यदि ये योजना बताएं जिसको इन्होंने क्रियान्वित किया हो, जिसका परिणाम आया हो जनता के हित में, एक भी योजना प्रदेश के अंदर में है और शर्मा जी, खाली बात, बिजली बिल हाफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसानों का कर्जा माफ किया है कि नहीं किया है? दाल का 2500 दे रहे हैं कि दे रहे हैं? भाई क्यों झूठ बोल रहे हो? और जनता को बरगलाने का काम कर रहे हो। शराबबंदी की बात भी आपने की थी, अमल क्यों नहीं हुआ? आप लोगों, आप शराबबंदी के पक्षधर हैं क्या शर्मा जी? अरे भाई आप सुन लो शांति से। आप शराबबंदी के पक्षधर हैं? अरे थोड़ा तो संयम पर तो भंसाली जी, पूछ रहे हो बार बार, 2 बार 3 बार शराब का नाम आया तो मैं तो एक ही लाइन में सवाल कर रहा हूँ, एक ही लाइन में जवाब दूंगा। नितिन जी, आप अपने कितने भी अचीवमेंट गिनाते रहिए, लेकिन विपक्ष के पास सवाल हमेशा रहते हैं जी। शराबबंदी कौन करेगा बोलो? किसके घोषणा पत्र में शराबबंदी थी? सवाल रहे बेतुकी सवालों का कोई जवाब थोड़ी हो। कौन जवाब देगा? 5 साल के लिए जनादेश दिया है चलिए जनता बिल्कुल ने। ठीक है, 5 साल के लिए जनादेश है और 5 साल के लिए सरकार के पास वक्त भी है। जो कुछ वादे करके जनादेश लेकर आए हैं अपने घोषणा पत्र में, कांग्रेस ने जो कुछ कहा उसको पूरा करने के लिए 5 साल आपके पास हैं। अंत में चाहे सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस हो या फिर विपक्ष यानी बीजेपी हो, जाना आपको जनता के ही पास है। जनता ने जिसके नाम पर मोहर लगाई वो सत्ता के सिंहासन पर आसीन हो गया और जनता ने जिसे नकार दिया वो सत्ता विहीन हो गया। 2023 एक बार फिर परीक्षा लेने जल्द हमारे पास आएगा। तब नितिन भंसाली साहब और कांग्रेस नेताओं को ये एक बार फिर मौका मिलेगा कि वो अपने उन तमाम कामों को गिनाएं जिसके ज़रिए वो जनता का आशीर्वाद दोबारा चाहते हैं। वहीं बीजेपी के पास ये मौका होगा कि वो उन तमाम नाकामियों को ज़ोर शोर से गिनाए जिसके ज़रिए वो कांग्रेस को हराने की रणनीति रखते हैं। लेकिन फिलहाल जो नगरीय निकाय चुनाव हुए उनमें ये बात स्पष्ट रही कि कांग्रेस ने बाजी मार ली है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नितिन भंसाली साहब, मुकेश शर्मा जी, रवि भोई साहब हमारे साथ